ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जंगल में संता पंता हीरा बेचने जा रहे हैं और उधर से कुलकर्णी सरकार आ रहे हैं। कुलकर्णी सरकार ने दोनों को पकड़ लिया। उनकी तलाशी ली गई तो तलाशी में उनके पास से निकला हीरा। हीरा कुलकर्णी ने छीन लिया। उधर बाबा ने ये सारा नजारा देखने के लिए संता की पत्नी सुधा को बुला लिया। उसने अपनी आंखों से सारा झूठ देख लिया कि कौन कितना बड़ा सेठ, कि उसका पूरा पूरा बेवकूफ बनाया गया। बाबा वहां से गायब हो गए थे। अब कुलकर्णी सरकार हीरे की खुशी में हीरे से उछाल उछाल के खेलने लगे कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन गया और सबसे बड़ा धनवान बन गया। क्यों, जितना बड़ा हीरा था उसकी कीमत आप ये समझ के चले कि कम से कम उस जमाने में लाखों रुपए कीमत रखता था वो हीरा। कम से कम 50 कैरेट का हीरा। 50 कैरेट का हीरा आज की तारीख में अरबों खरबों रुपए का होगा। उस जमाने में लाखों रुपए कीमत थी। कुलकर्णी सरकार ने जैसे ही खेलने पर बस से हीरा हाथ में उछाला, उधर बाबा प्रकट हुए और बाबा ने वो हीरा लपक लिया और कुलकर्णी के हाथ में आया वापस कोयले का टुकड़ा। कुलकर्णी का हीरा कहाँ गया? बाबा ने कहा हीरा यहाँ है। कुलकर्णी सरकार, ये हीरा आपका नहीं है, यह हीरा मेरा है। बाबा ने कहा हीरे का असली मालिक ही बता सकता है कि हीरा कहाँ मिला, किसको मिला, कैसे मिला। फिलहाल हीरा आपका नहीं है। क्यों संता, हीरा कहाँ मिला तुम्हें? कि जी बाहर पड़ा हुआ मिला मेरी पत्नी को। ठीक है, तो कुलकर्णी सरकार, ये हीरा तो आपका है ही नहीं। कुलकर्णी बोला, शिरडी की हर जगह हर चीज पर मेरा हक बनता है, मैं मुखिया हूँ। अरे सोचने वाली बात है यार, मुखिया है तो मालिक थोड़ी है शिरडी का, मुखिया ही तो है, हर किसी के घर का मालिक थोड़ी है। खैर बाबा ने कहा फिलहाल कुलकर्णी सरकार, ये हीरा तो आपको मिलना नहीं, ये जहां है वहां पहुंच जाएगा। और इस हीरे का आगमन जो हुआ था वो किसी कारणवश हुआ था, काम निपट गया हीरे का, हीरा जा रहा अपनी जगह। खैर जी, इतना कह के बाबा लिए निकल। अब ये दोनों भी हाथ मसलते रह गए। उधर संता की पत्नी पहुंची द्वारका माई पे रोती चीखती हुई। बाबा थे नहीं, बाबा थोड़ा देर से पहुंचे द्वारका माई में। जाकर वो बैठ गई। बाबा गए। बाबा ने जो हीरा लेकर गए थे वो हीरा सुधा को दिखाया। तो देखिए हीरा था ना वो जो तुझे मिला था। कि हाँ साईं। बाबा ने लिया हीरा, धूनी के अंदर डाल दिया। बाबा कहने लगे ये हीरा किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं था, ये हीरा राह दिखाने के लिए था, ताकि कि तेरे सामने सारी सच्चाई आ जाए जो कि आ चुकी है। कि साईं मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने जैसे कि औरतें करती हैं कि मैंने क्या समझा था क्या निकला। बाबा ने कहा क्या चाहती है? मैं कहा साईं बाबा ने कहा इस वक्त जो चाहती है वो बोल दे, वही होगा। कि साईं मैं चाहती है एक अच्छे आदमी बन जाए, अच्छे इंसान बन जाए। कि जैसा जैसा इन्होंने मुझे शादी से पहले बताया था, जिसे देखकर मैं इनकी तरफ आकर्षित हुई, ये वैसे ही बन जाए। बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। बाबा ने कहा झूठी तो बोला तेरे से संता ने, कोई बात नहीं, तू भी तो बचपन में झूठ बोलती थी। मैं झूठ बोलती थी? बाबा ने सिर पर हाथ रखा, उसे बचपन की पूरी कहानी समझा दी। कहानी क्या थी? बचपन में वो झूठ बोल के जाती थी स्कूल और पहुंच जाती थी खेलने। एक दिन माँ बाप ने उसके पकड़ लिया
उसके बाद उनने क्षमा याचना मांगी माँ बाप से अपने। खैर भूल का सुधार हो गया। बाबा ने कहा जैसे तेरी भूल का सुधार हुआ ऐसे ही इसकी भी झूठ के भूल, जो झूठ इसने बोला उसका सुधार हो जाएगा। फिलहाल तो आराम से जा। और लेकिन कि संता को सुधारने में तेरा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर तू मेहनत करेगी तो संता सुधर जाएगा। क्या करूं साईं? बाबा ने कहा अब तू सारी चीज इग्नोर कर दे। ऐसा कर कि जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। प्यार के साथ संता से रहे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। उसकी हर बात कि तू क्या, हाँ तुमने बहुत सही किया, कोई सवाल नहीं पूछना, बिल्कुल शांत रहे और मैं तेरे साथ हूं, सुख में भी दुख में भी मैं तेरे साथ। पहुंच गई घर। अगले दिन सुबेरे कुलकर्णी ने उस रात तो संता पंता को आने नहीं दिया, खेतों पे ड्यूटी लगा दी। सुबेरे संता आया। सुधा कहने लगी बहुत थक गए होंगे, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, नहा धो लीजिए, खाना खा के फिर जाना कहीं काम से। संता परेशान कि आखिर कल तक जो है सवालों की बौछार लगा रखी थी, मुझे कागज दिखाओ। संता रोते गिड़गिड़ाते कहने लगा वो मैं किसी काम में फंस गया था इसलिए मकान के कागज। उसने कहा कागज आते रहेंगे, फिलहाल तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, मुझे कोई सवाल नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिलहाल तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खाना खाओ, उसके बाद कहीं जाना। खैर जी संता चूके में कि कल तक जिसने सवालों की बौछार लगा रखी थी आज वो कैसे इतनी। खैर खाना वाना खाया, उसके बाद निकल गया। कुलकर्णी ने उसे बुला रखा था कि देख भाई नगर में चोरी का सामान बेचने की दुकान तेरे नाम खुलवाने जा रहा हूं, तू बैठेगा। संता की ओर फट रही थी कि कुलकर्णी सरकार जो थे पहले भी कई बार उनके सिर पर अपना इल्जाम डाल चुके हैं और इस बार तो चोरी का सामान सरेआम बिकवाने जा रहे हैं कि अब पता लगा आई गई में मुझे ना फंसा दे। फिर भी उसने हाँ कर ली। उसके बाद जब संता घर आया, सुधा कहने लगी भाई मैंने तुम्हारी सारी बात सही मानी, सारी बात तुम्हारी सही है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। बस मैं इतना चाहती हूँ ना, ये काम पे जाने से पहले तुम अहमदनगर जा रहे हो दुकान खोलने के लिए, कि मेरे साथ चल के साई का आशीर्वाद ले लो, कि मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। संता कहने लगा भाई इच्छा छुड़ाने के लिए सब अच्छा कोई बात नहीं, भगीर के बाद चल के आशीर्वाद ले लेते हैं, कि तुम्हें कुछ नहीं कहना, जाके खाली पैर छू के आशीर्वाद ले लेते। शाम का वक्त था, बाबा बैठे थे ध्यान में। सुधा लेके पहुंच गई संता को बाबा के पास। बाबा ने, संता कहने लगा देखा ध्यान में बैठे हैं ना, चलो फिर कभी आए। बाबा ने कहा नहीं संता, द्वारका माई में तुम्हारा स्वागत है। सुधा कहने लगी देखो साईं सबकी ख्याल रखते हैं, आके मैंने ऐसे ही थोड़ी विश्वास करती हूँ साईं पे कि मेरे विश्वास के लिए तुम आए, चलो आशीर्वाद लो। संता गया, बाबा के पैरों में सिर रखा, बाबा ने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद जल्दी कि चलो चलो फटाफट चलो, मुझे काम से जाना। बाबा ने कहा संता एक बात बता, जो तू काम करने जा रहा है क्या वो ठीक है, कोई खतरा तो नहीं है? भाई इतनी बात सुन के संता को तो पता था कि खतरा क्या है। संता हो गए बेचैन। सुधा ने कहा क्यों बेचैन हो रहे हो? कुछ नहीं, साईं की तो ऐसी आदत है घुमा फिरा के बात करने की, और मैं काम से जा रहा हूँ। संता वहां से भाग लिया। खैर अगले दिन सुबह संता को जाना था, पहुंचे कुलकर्णी वाले, लेकिन संता बेचैन इसलिए कि साईं ने दुखती रख पर हाथ रख दिया था। इतना संता को भी पता था कि अगर साईं ने कह दिया, फकीर ने कह दिया, तो उसकी बात झूठी नहीं जाती। कि कुलकर्णी भले ही उसका जादू टोना कहता रहे कि काला जादू, लेकिन संता पंता को इतना पता था कि फकीर को आम चीज नहीं है, कि जब भी कुलकर्णी ने पंगा लिया उनके मालिक ने, तब तक कुलकर्णी को ही झुकना पड़ा है, साईं कभी नहीं झुके। खैर जिस असमंजस में पड़ा, उधर लगान वसूलने के लिए एक्स्ट्रा लगान, मतलब लगान एक बार गांव वाले भर चुके, एक्स्ट्रा लगान की कुलकर्णी ने घोषणा कर दी
और संता पंता की ड्यूटी लगाई कि शाम तक सारे घरों से लगान लेके आना है। गांव वाले आए बाबा के पास कि साईं चांदोलकर जी को तो हमने एप्लीकेशन पहुंचा दी थी कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी हमसे एक्स्ट्रा लगान ले रहा है, उसमें तो 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन कैसे मुसीबत से बचा जाए। कुलकर्णी के आदमी तो आके बदमाशी दिखाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। बाबा ने कहा तुम एक काम करो कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारे यहाँ का अनाज उठा के ले जाएंगे, और एक बार अनाज गया तो वापस तो आता नहीं, और चांदोलकर जी को भी आने में टाइम लगेगा। बाबा बागवानी में बैठे थे अपनी। बाबा ने झोले में से उठा के उल्टी की 5-7 पुड़िया दी। कहने लगे एक काम करो, तुम ये ऊदी जाके अपने नाज पे छिड़क देना, तुम्हारा नाज गलने सड़ने से बचेगा। साईं हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो बताओ। बाबा कहने लगे जितना कहा गया उतना कर लो, पहले वो जरूरी है, नाज सड़ने से बचाना है। तो बेचारे करते क्या, बाबा की बात तो कोई टालता था नहीं। निकल लिए वहां से, जाके अपने अपने गोदामों में अपने अपने नाज पे उन्होंने ऊदी छिड़क दी। उधर बाबा देख रहे थे पेड़ पौधों पे बैठी हुई मधुमक्खियों को। अक्सर मधुमक्खियां फूलों पर आके बैठती हैं शहद के लिए। बाबा ने मधुमक्खियों से कहा तुम मेरा एक काम करोगी कि देखो तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है, अपनी तुम भी और अपने साथियों को भी इकट्ठा करो। और बाबा ने जगह समझा दी, मधुमक्खियों को वहां से भेज दिया। अब पहले घर में जहां बाबा संता पंता गए लगान वसूली करने के लिए, वहां मधुमक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। खैर जैसे तैसे वहां से जान बचा के भागे। दूसरे घर पे गए, इतने गांव वाले अपनी अपनी ऊदी छिड़क चुके थे। अपने अपने वहां पर घर के बाहर खड़े थे कि लाओ भाई लाओ लगान दो। उन्होंने कहा सरकार को हम पहले ही लगान दे चुके हैं भाई, एक्स्ट्रा तो हम नहीं देंगे। पंता कहने लगा, जो पहलवान था, कहने लगा इनके घर से संता जी अनाज उठा लेते हैं। संता कहने लगा ठीक है, हाँ अनाज की बोरी। वो अनाज की बोरी उठाने के लिए पंता गया अंदर और उससे अनाज की बोरी नहीं उठ के दे। खूब जोर लगा लिए कि संता जी अनाज की बोरी, भाई तुमने लोहा भर रखा है क्या इसमें, बोरी क्यों नहीं उठ रही। गांव वाले समझ गए कि साईं ने अपना काम कर दिया। खैर साईं ने अपना काम कर दिया, उनसे बोरियां उठी नहीं। इतने में संता आके बोला, उसे कुछ ख्याल आया अपनी बीती बातों का। उसने कहा पंता जी यहाँ से चलो फिर देखेंगे, फिलहाल चलो यहाँ से, कुलकर्णी सरकार से चल के बात कर लेते हैं। खैर जी दोनों वहां से निकल लिए। इधर गांव वाले बड़े खुश कि साईं ने उनका काम कर दिया। साईं के लिए मिठाई लेके पहुंचे कि साईं आपकी कृपा से चांदोलकर जी को भी सहमति मिल गई लगान फालतू ना वसूलने की, इसलिए वो भी आते होंगे, और कुलकर्णी के आदमी निराश होकर लौट गए। कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, इस खुशी में हम आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं, मिठाई स्वीकार करो। बाबा कहने लगे इस मिठाई की असली हकदार मैं नहीं हूं, असली हकदार मधु है, ये संता के घर जाके दिया हो ये मिठाई। खैर जी गांव वाले गए, संता के घर मिठाई का डिब्बा दिया है कि भैया साईं ने कहा है तुम्हें देने के लिए और इसे स्वीकार करो। खैर जी उनने मिठाई का डिब्बा लेकर रख लिया। उधर संता पंता पहुंचे कुलकर्णी के यहाँ। लगान की बात ना करके संता कहने लगा कुलकर्णी सरकार, मैंने आपका बहुत दिन नौकरी की, आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? कि जी मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं अब इस तरह के काम करूं। क्यों क्यों पंता, तुम भी? पंता ने कहा ना भाई मैं नहीं जा रहा, तू ही जा। खैर कुलकर्णी कुछ नहीं बोला। हाँ कोई बात नहीं चाहती, ये औरतें होती ऐसी हैं। खैर संता ने कहा कि भाई कुलकर्णी ने बड़े प्यार में छोड़ दिया,
ऐसा ना हो उसका इरादा पलट जाए और 2-4 हाथ ड्राइपट और लठिए मार दे, इसलिए भाग लो। संता वहां से भागा, पहुंचा सीधा अपनी बीवी के पास। एक चिट्ठी लिख के, चिट्ठी में उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए, माफ़ी मांगी कि मैंने तुमसे बहुत झूठ बोला, जो भी झूठ बोला वो मैंने इसमें कागज़ में लिख दिया, आगे से कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दो। डरते डरते अपनी पत्नी के हाथ में जो चिट्ठी थमाई, सुधा के हाथ में, कहने लगा भाई मैंने सुधा आज तक तुमसे बहुत झूठ बोला, जितने भी झूठ बोले मैंने सारे लिख दिए इसके अंदर। सुधा कहने लगी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे सब चीज़ पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं मेरा ये माफ़ीनामा कबूल करो। सुधा ने कहा चलो तो इसी खुशी में, और मैंने आज से कुलकर्णी के सारे काम छोड़ दिए, अब मैं एक सुकून भरी जिंदगी व्यतीत करूंगा। सुधा कहने लगी लो तो मिठाई हाजिर है, मुंह मीठा करो। मिठाई कहाँ से? मैं कह रही मिठाई भी आ गई, पहले मुंह मीठा करो। कह रही इधर तो इन्होंने मिठाई खिला रहे थे एक दूसरे को। उधर कुलकर्णी ने इसके जाते के साथ ही इसने 500 रुपये कुलकर्णी को कोरे कागज पर दस्तखत करके शादी के लिए उधार लिए थे, कर्जा लिया था। कुलकर्णी कहने लगा मेरा आदमी मुझे छोड़कर जा सकता है भला, इसे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। उसने वो कागज निकाल लिया। तो साथियों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।